नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट सेक्शन में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। एमएसएमई हो रहे बर्बाद, बैंकों का फूल रहा दम। अब एनपीए के जरिए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला नया हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों और बैंकों के मुश्किल में होने से जुड़ी खबरों को लेकर बुधवार 8 जुलाई 2020 को भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले जब उन्होंने आर्थिक सुनामी आने की बात की थी तो सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा ने उनका मजाक बनाया था। उन्होंने ट्वीट किया, लघु एवं मध्यम उपक्रम बर्बाद हो गए हैं, बड़ी कंपनियां गंभीर संकट में हैं, बैंक भी संकट में हैं। कांग्रेस नेता ने कहा, मैंने कुछ महीने पहले कहा था कि आर्थिक सुनामी आ रही है। भाजपा एवं मीडिया ने देश को सच्चाई के बारे में आगाह करने के लिए मेरा मजाक बनाया था। बाद में कांग्रेस ने गत 17 मार्च को संसद भवन परिसर में दिए राहुल गांधी के एक बयान का वीडियो भी जारी किया, जिसमें केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कहा था कि आर्थिक सुनामी आने वाली है और करोड़ों लोगों को नुकसान पहुंचेगा। राहुल गांधी ने ट्वीट के साथ एक खबर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, जिसके मुताबिक देश में 500 बड़ी कंपनियों पर 1.67 करोड़ रुपए का कर्ज है। बैंकों का ये कर्ज एनपीए में तब्दील हो सकता है और कंपनियां कर्ज चुकाने में नाकाम रह सकती हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत चीन विवाद को लेकर चिदंबरम ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा कोई बताएगा कि आखिर। जी हां दोस्तों, भारत चीन सीमा विवाद को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमले बोल रही है। अब पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने बुधवार को सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार इस पूरे मामले पर देश को सच नहीं बता रही है। दरअसल बुधवार को सूत्रों के हवाले से खबर आई कि रविवार को दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों के बीच बातचीत के बाद लद्दाख के कुछ विवादित क्षेत्रों से 2 किलोमीटर पीछे हटने तक सेना हटाने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसी पर चिदंबरम ने कई ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार से सवाल किए। चिदंबरम ने अपने ट्वीट में लिखा, मैं विवादित क्षेत्र से चीनी सेना के पीछे हटने का स्वागत करता हूं, लेकिन क्या कोई बताएगा कि चीनी सेना किस जगह से पीछे हटी है और अब पीछे हटकर कहां गई है। उन्होंने अपने अगले ट्वीट में लिखा, इसी तरह भारतीय सेना के जवान किस जगह से वापस आए हैं, क्या कोई भी सेना चीनी या भारतीय एलएसी के एक पार से दूसरे पार की ओर गई है। इन सवालों के जवाब जरूरी हैं, क्योंकि देश की जनता यह कब से जानने की कोशिश कर रही है कि 15 जून को क्या हुआ था और कहां हुआ था। बता दें कि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार 15 जून को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प की घटना का सच छुपाने का आरोप लगा रही है। भारतीय चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान की जान चली गई थी। आर्मी के सूत्रों के हवालों से खबर आई थी कि चीनी सेना के 40 से ज्यादा सैनिक हताहत हुए हैं। कांग्रेस सवाल इसलिए उठा रही है क्योंकि पिछले महीने एक सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने कहा था कि चीन ने ना ही सीमा पार करके भारत में प्रवेश किया है और ना ही उसने किसी भारतीय भूभाग पर कब्जा किया है। 20 जून को इसी मीट में उन्होंने कहा था कि ना कोई अंदर घुसा है, ना ही हमारा कोई पोस्ट किसी के कब्जे में है। उन्होंने यह भी कहा था कि एलएसी पर चीन के इस कदम से पूरा देश गुस्से में है। राहुल गांधी ने मंगलवार को एनएसए की चीन पक्ष से हुई बातचीत पर सवाल उठाया था। उन्होंने दोनों पक्षों का बयान शेयर करते हुए ट्विटर पर सवाल उठाया था कि आखिर भारत ने लद्दाख में यथास्थिति को बनाए रखने पर जोर क्यों नहीं दिया था। वहीं चीन भारतीय जवानों पर किए गए इस हमले को सही कैसे ठहरा पा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीबीएसई कोर्स से लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता जैसे चैप्टर हटाने से ममता दीदी नाराज, कहा हम इस पर। जी हां दोस्तों, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीबीएसई से संबंध सभी स्कूलों की कक्षा 9 से 12वीं तक के अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम से लोकतांत्रिक अधिकार, संघवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे अहम चैप्टर हटाने के केंद्र सरकार के फैसले से वह हैरान है। मुख्यमंत्री ने कहा, हम महत्वपूर्ण विषयों को हटाने के सीबीएसई के फैसले का कड़ा विरोध करते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सुनिश्चित करना चाहिए कि इन महत्वपूर्ण अध्यायों को नहीं हटाया जाए। ममता ने कहा, मैं इस बात से अचंभित हूं कि केंद्र ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के भार को कम करने के नाम पर नागरिकता, संघवाद जैसे बेहद महत्वपूर्ण विषयों को कैसे हटा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, हम इस पर कड़ी आपत्ति जताते हैं और मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार से अपील करते हैं कि इन महत्वपूर्ण पाठों को किसी भी कीमत पर हटाया नहीं जाए। गौरतलब है कि सीबीएसई ने कोविड-19 की महामारी के चलते स्कूलों में नियमित कक्षाएं बुरी तरह से बाधित होने के चलते 9वीं से 12वीं तक के अपने सिलेबस में 30% कटौती की घोषणा की है।
कोरोना की महामारी के चलते देश में सभी स्कूल बंद हैं और ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ाई कराई जा रही है। सरकार की ओर से कहा गया है कि पाठ्यक्रम में यह कटौती 2020-21 शैक्षणिक वर्ष के लिए लागू है। गौरतलब है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने मंगलवार को कोरोना वायरस संकट के बीच 2020-21 के शिक्षा सत्र में बच्चों के ऊपर से सिलेबस का बोझ कम करने के लिए कोर्स को 30% कम करने की घोषणा की थी। इसके तहत सीबीएसई ने स्कूलों में लोकतांत्रिक अधिकार, फूड सिक्योरिटी, संघवाद जैसे अहम चैप्टर को सिलेबस से हटा दिया है। शिक्षा संस्थानों से जुड़े और इन विषयों के कई जानकारों और विशेषज्ञों ने बोर्ड के इस कदम का विरोध किया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर और जयराम रमेश ने भी सिलेबस से ऐसे अहम चैप्टर हटाने का विरोध किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा की भाजपा जजपा सरकार बनी कर्मचारी विरोधी संघ, रणदीप सुरजेवाला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधा है। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खट्टर सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आर्थिक मंदी और आय की तंगी पर मरहम लगाने की बजाय खट्टर सरकार जले पर नमक छिड़क रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा जजपा सरकार कर्मचारी विरोधी संघ बनी है। सरकार महंगाई भत्ता काट कर्मचारियों पेंशनरों को 3600 करोड़ का चूना लगा रही है। सुरजेवाला ने कहा कि कोरोना महामारी के संकट से पिस रहे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता पिछली तारीखों से यानी 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक काटकर भाजपा जजपा सरकार का कर्मचारी विरोधी चेहरा पूरी तरह बेनकाब हो गया है। हरियाणा सरकार ने 28 फरवरी 2020 को ही यानी 4 महीने पहले 1,42,343 करोड़ का बजट पारित किया था। सरकार से पूछा ये सवाल, उन्होंने पूछा कि बजट पेश करने के 100 दिन के अंदर ही खट्टर सरकार हरियाणा के कर्मचारियों व पेंशनर्स के महंगाई भत्ते पर कैंची चलाकर क्या साबित कर रही है। हरियाणा में 3 लाख सरकारी कर्मचारी हैं व 1,29,000 पेंशनर्स है। 6 जुलाई 2020 को आदेश पारित कर खट्टर सरकार ने जनवरी 2020, जुलाई 2020 व जनवरी 2021 की महंगाई भत्ते की किस्तें पूर्णतया काट दी हैं। 2020-21 के बजट में कर्मचारियों की तनख्वाह व पेंशन के लिए 36,012 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कर्मचारियों की जेब से पैसे काटने का इंतजाम। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि महंगाई भत्ते की जनवरी 2020 की 4% की किस्त, जुलाई 2020 की 4% की किस्त व जनवरी 2021 की 4% की किस्त भी लगाएं तो कर्मचारियों की जेब से 3600 करोड़ रुपया काटने का सीधे सीधे इंतजाम कर लिया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार के पास खत्म हो रहा पैसा, खटखटाना पड़ सकता है आरबीआई का दरवाजा। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के पास बहुत जल्द बजट की फंडिंग के ऑप्शन खत्म हो सकते हैं। सरकार को सहारे के लिए एक बार फिर से आरबीआई का दरवाजा खटखटाना पड़ सकता है। प्रशासन राजस्व को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई को सीधे सॉवरेन बॉन्ड खरीदने या लाभांश को बढ़ावा देने को कह सकती है। मालूम हो कि कोरोना और लॉकडाउन के कारण सरकार की इनकम को तगड़ा झटका लगा है। सरकार जीडीपी के 7% के उच्च बजट घाटे का सामना कर रही है, जो पिछले 2 दशकों में सर्वाधिक है। आरबीआई के सामने दुविधा। आरबीआई ने अभी तक सेकेंडरी मार्केट में कुछ डिस्क्रीट बॉन्ड की खरीदारी की है, लेकिन सरकार के इस ऋण प्रबंधन को एक ऐसी योजना की रूपरेखा तैयार करनी अभी बाकी है कि जिसके जरिए चालू वित्त वर्ष में सरकार के रिकॉर्ड 12 ट्रिलियन रुपए का प्रबंधन किया जा सके। इस बीच एक्सपर्ट कहते हैं कि बैंकों ने पहले ही कई बॉन्ड खरीद लिए हैं और अर्थव्यवस्था में मंदी के बीच उनके पास फर्मों को उधार देने के कम ही अवसर होंगे। रेटिंग में कटौती एक और जोखिम। एक संभावित क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड भारत के लिए एक और जोखिम है, जो इस साल 4 दशकों से अधिक समय में अपनी पहली आर्थिक गिरावट की ओर बढ़ रहा है। एशिया की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का क्रेडिट स्कोर फिच रेटिंग्स और मूडीज इन्वेस्टर सर्विस के पास जंग से केवल एक कदम दूर है। ब्लूमबर्ग के सर्वे में अर्थशास्त्रियों ने उम्मीद लगाई थी कि इस साल देश का राजकोषीय घाटा जीडीपी के 7% पर पहुंच जाएगा, जो 1994 में आखिरी बार इतना ऊपर पहुंचा था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार देश का पब्लिक डेप्ट अगले वर्ष जीडीपी के 85.7% तक बढ़ेगा, जो इस समय लगभग 70% है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, आरजेडी ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश पर लगाया बड़ा आरोप, कहा कुछ ऐसा। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना वायरस के लगातार फैलते संक्रमण के बीच विधानसभा चुनाव कराने पर बयानबाजी तेज हो गई है। आरजेडी इसका लगातार विरोध करती नजर आ रही है। इस बीच आरजेडी नेता डॉक्टर रामानुज प्रसाद ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण से चुनाव कराना गलत है। उन्होंने कहा कि ऐसे करके महामारी में जनता को मौत के मुंह में ढकेला जा रहा है। आरजेडी नेता ने कहा कि क्या यहाँ राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता है।
क्या संविधान संशोधन नहीं हो सकता है? बीजेपी ने कई बार संविधान में संशोधन किया है, ऐसे में संविधान संशोधन भी हो सकता है। रामानुज प्रसाद ने आरोप लगाया कि सीएम नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुर्सी के लिए कुछ भी करेंगे। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह साल भर चुनावी मोड में ही रहते हैं। वहीं बीजेपी कोटे से मंत्री राणा रणधीर सिंह ने कहा कि कोरोना का संकट बिहार देश और दुनिया के लिए चुनौतीपूर्ण है, जिसका सामना हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा हुई और जान की क्षति नहीं हुई है। राज्य में रिकवरी रेट अच्छा है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इसकी वैक्सीन आ जाएगी। लोगों को जागरूकता और सजगता के साथ रहना होगा। साथ ही WHO और औषधि मंत्रालय की गाइडलाइन है, उसी के हिसाब से चलना होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव की दो टूक, सीएम पद की दावेदारी पर कोई समझौता नहीं, सहयोगी पार्टियों को आरजेडी की पसंद माननी ही होगी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की ओर से सीएम पद के दावेदार के नाम पर सवाल उठा रहे नेताओं और पार्टियों को तेजस्वी यादव ने दो टूक जवाब दे दिया है। तेजस्वी ने कहा है कि सीएम पद की दावेदारी पर उनकी पार्टी कोई समझौता नहीं करने जा रही है, इसी मसले पर कोई मोलजोल नहीं होगा। तेजस्वी बोले, पार्टी ने मुझे चुना है। एक अंग्रेजी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में तेजस्वी यादव ने कहा कि वे खुद से सीएम पद के दावेदार नहीं बन गए हैं। तेजस्वी ने कहा, मैं फिर से साफ कर देना चाहता हूं कि किसी राजशाही व्यवस्था के तहत मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं बन गया हूं। आरजेडी के कार्यकर्ताओं नेताओं ने पिछले 2 साल से आरजेडी के नेतृत्व से मुझे सीएम पद का दावेदार घोषित करने की मांग की है। इसके बाद पार्टी ने फैसला लिया है। तेजस्वी ने कहा कि हम अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भावनाओं को नकार नहीं सकते। हालांकि मेरे लिए सीएम पद की दावेदारी चुनौती है। कैसे हम बिहार को विकास के रास्ते पर आगे ले जा सकते हैं? सीएम पद पर कोई समझौता नहीं। तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन में सीएम पद की दावेदारी पर विवाद खड़ा कर रहे लोग चुनावी मौसम में चर्चे में बने रहना चाहते हैं। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें चलाई जा रही हैं, जबकि हकीकत ये है कि आरजेडी बिहार के महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है, उसका आधार सबसे बड़ा है। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी आरजेडी का ही होगा। चुनाव में सभी वर्गों को देंगे प्रतिनिधित्व। तेजस्वी ने कहा कि आरजेडी पर जातिवादी राजनीति का आरोप लगाने वाले लोग जनता के बीच भ्रम फैला रहे हैं। जाति का खेल देखना हो तो नीतीश जी की पार्टी में जाकर देखिए। एक ही जाति के लोग पार्टी के तमाम प्रमुखों पदों पर बैठे हैं। सरकारी नौकरियों में एक ही जिले के और एक ही जाति के लोगों की नियुक्तियां हो रही हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि गठबंधन के कारण आरजेडी सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। उसके पास सीमित विकल्प होंगे, लेकिन इसके बावजूद सभी वर्गों के लोगों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की जाएगी। एलजेपी से हमारी कोई बात नहीं हुई। एनडीए में लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर मचे घमासान पर सवाल पूछे जाने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि ये एनडीए का मामला है और इसमें आरजेडी की कोई अभिरुचि नहीं है। ये पूछे जाने पर कि क्या वे रामविलास पासवान को कोई सलाह देंगे, तेजस्वी ने कहा कि रामविलास पासवान उनके अभिभावक की तरह हैं, वे उन्हें कैसे सलाह दे सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 3 तलाक कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची पहली मुस्लिम महिला, कहा बढ़ सकती है झूठी शिकायतें। जी हां दोस्तों, 3 तलाक को लेकर बने नए कानून के खिलाफ पहली मुस्लिम महिला सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। केरल के वकील ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में तुरंत तलाक के इस्लामिक चलन को आपराधिक बनाने वाले कानून को चुनौती दी है। यह कानून बीते साल संसद में काफी बहसों के बाद बनाया गया था। नूर बीना रशीद ने 6 जुलाई को प्रोटेक्शन ऑफ मैरिज एक्ट को चुनौती दी। इस कानून के मुताबिक तलाक के विदत यानी तुरंत 3 तलाक के दिए जाने पर शौहर के लिए 3 साल की सजा का प्रावधान है। देश के मुस्लिम समाज के एक तबके में इसका प्रचलन रहा है। रशीद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी में कहा है कि शौहर को कैद कर दिए जाने से औरतों की सुरक्षा का मकसद हासिल नहीं किया जा सकता। जस्टिस NV रमन्ना की अगुवाई में गठित सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यों वाली बेंच ने सोमवार को 3 तलाक कानून की वैधता को चुनौती देने वाली 9 अर्जियों के साथ नूर बीना की अर्जी भी स्वीकार की है। कोर्ट ने इस बारे में केंद्र को नोटिस भी जारी किया है। हालांकि इन अर्जियों को सुनवाई के लिए फिलहाल लिस्टेड नहीं किया गया है। कई मुस्लिम संगठनों ने भी दी अर्जी। मुस्लिम महिला के अलावा जमीयत उलेमा हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम एडवोकेट्स एसोसिएशन संगठनों समेत 2 और लोगों ने कोर्ट में इस कानून के खिलाफ अर्जी दी थी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जियों में 3 तलाक कानून को काफी सख्त और असंवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की गई। जुलाई 2019 में संसद को दोनों सदनों से पास इस कानून को लेकर विपक्षी दलों ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। विपक्ष के नेताओं ने इसे मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश करार दिया था। वहीं केंद्र ने मुस्लिम महिलाओं को जेंडर जस्टिस मिल पाने के लिए इसे जरूरी बताया था।
बढ़ सकती है झूठी शिकायतें। रशीद ने अपनी अर्जी में कानून के प्रावधान की महिला के रिश्तेदार भी शिकायत कर सकते हैं पर संदेह जताया। अर्जी में कहा गया है कि इससे झूठी शिकायतें बढ़ सकती हैं। इसकी वजह से शादी का रिश्ता ही कमजोर पड़ जाएगा, जिसका नुकसान महिलाओं को ही होगा। अर्जी में 3 तलाक मामले में शौहर को दी जाने वाली आपराधिक सजा को भी ज्यादती बताया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत चीन विवाद पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने पीएम मोदी से पूछे 5 सवाल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भारत चीन तनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 5 सवाल किए हैं। रणदीप सुरजेवाला ने अपने ट्विटर हैंडल से मीडिया की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 5 सवाल किए और उनका जवाब भी मांगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा अटल है और क्षेत्रीय अखंडता के साथ समझौता नहीं किया जा सकता है। रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री मोदी से जो 5 सवाल किए हैं। पहला सवाल, क्या ये सच है कि चीन के साथ नए प्रोटोकॉल के तहत भारतीय सेना पेट्रोलिंग पॉइंट 14 गलवान घाटी, पेट्रोल पॉइंट 15 हॉट स्प्रिंग्स और पेट्रोलिंग पॉइंट 17 गोगरा में पेट्रोलिंग नहीं कर सकती? दूसरा सवाल, क्या यह सच नहीं है कि इन तीनों इलाकों गलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा पर LAC की पंक्ति पर चीन के साथ कोई झड़प नहीं हुई? ये जनरल DS हुड्डा का बयान है। तीसरा सवाल, भारत ने अपनी तरफ से LAC पर बफर जोन बनाने पर सहमति क्यों दी? चौथा सवाल, क्या ऐसा करना गलवान घाटी और दूसरे इलाकों पर शांति बनाए रखने की स्थिति के विरुद्ध नहीं है? पांचवा सवाल, चीन पैंगोंग त्सो झील के पास फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक की चोटी पर अपनी सेना को क्यों नहीं हटा रहा है? हालांकि इसके बाद रणदीप सुरजेवाला ने एक और ट्वीट किया और लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी, पूरा देश अपनी सेना और सरकार के साथ एकजुट होकर खड़ा है। ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप देश की अखंडता की रक्षा करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन से स्कूल बंद, लाखों लोगों के सामने रोटी का संकट। जी हां दोस्तों, अध्यापक से लेकर अन्य स्टाफ पर बेरोजगारी की मार। हरियाणा में 1 लाख लोगों पर भारी अनलॉक 2.0। लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद हैं। इसके कारण अध्यापक से लेकर अन्य स्टाफ तक लाखों लोगों पर बेरोजगारी की मार पड़ी है। 40 साल की परमजीत कौर से कुदरत ने पहले ही पति का साया छीन लिया था। अब कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न हुए संकट में नौकरी भी चली गई। परमजीत कौर मोहाली में एक स्कूल में बस अटेंडेंट के तौर पर काम करती थी। परमजीत बताती हैं कि लॉकडाउन से पहले उनको हर महीने 7,000 रुपए वेतन मिलता था, लेकिन पिछले 3 महीने से 1 रुपया नहीं मिला है। घर में रोटी का संकट है। वहीं बच्चों को भी स्कूल से निकालने की नौबत आ गई है। उनके 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा 10वीं कक्षा में पढ़ता है तो वहीं छोटा बेटा कक्षा 2 की छात्रा है। स्कूल की ओर से लगातार फीस की मांग की जा रही है। परमजीत ने कहा कि पिछले 3 महीनों के दौरान उन्हें ना तो स्कूल की ओर से कोई मदद मिली और ना ही बस मालिक की ओर से। इस दौरान कुछ सामाजिक संगठनों की ओर से 1-2 बार राशन जरूर मिला, लेकिन फिर भी वह पेट की आग बुझाने के लिए 7,000 रुपए कर्ज ले चुकी हैं। परमजीत ने कहा कि अगर स्कूल नहीं खुला तो बच्चों की पढ़ाई छुड़वाने की नौबत आ जाएगी। परमजीत कौर कोई अकेली नहीं है जो इस तरह की समस्या से जूझ रही हैं। परमजीत की तरह चंडीगढ़ से शहर से ऐसी सैकड़ों महिलाएं हैं जिन्हें पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला है और उनके सामने अब रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। केवल महिला अटेंडेंट ही नहीं, स्कूल बस के चालक, परिचालक और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भी यही व्यथा है। एक स्कूल बस के चालक 31 साल के बलजिंदर सिंह ने कहा कि हमें मार्च से लेकर अभी तक 1 रुपए नहीं मिला है। अपनी व्यथा बताते हुए उन्होंने कहा कि बस वालों से मांगने पर वे कहते हैं कि स्कूल से कुछ नहीं मिला, अब हम कहां जाएं। बलजिंदर ने कहा कि मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं, उनके स्कूल वाले भी फीस की मांग कर रहे हैं, राशन वाला भी पैसे मांग रहा है, मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है, अब कहां से दूं। बलजिंदर सिंह और परमजीत कौर की तरह चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला शहर में 40,000 से ज्यादा चालक, परिचालक और बस अटेंडेंट बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। हरियाणा में 1 लाख हुए बेरोजगार। पड़ोसी राज्य हरियाणा के स्कूलों में काम करने वाले लगभग 1 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। इनमें से करीब 60,000 निजी स्कूलों के शिक्षक हैं और 10,000 स्कूल बस चालक। लॉकडाउन के कारण निजी स्कूल पिछले 3 महीने से बंद पड़े हैं। चंडीगढ़ और पंजाब के अभिभावकों और स्कूल प्रशासन के बीच लॉकडाउन की फीस को लेकर विवाद चल रहा है। अभिभावक लॉकडाउन पीरियड की फीस नहीं देना चाहते, जबकि स्कूल फीस लेने पर अड़े हुए हैं। इसका खामियाजा निजी स्कूलों में अध्यापन करने वाले शिक्षक, बस चालक, परिचालक और दूसरे सहायक स्टाफ भुगत रहे हैं। हालांकि बस मालिकों को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से कुछ राहत मिली है, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो स्कूल और ना ही अभिभावक पैसे देने के मूड में हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लोगों की जान जा रही है, आप डिजिटल रैली कर रहे हैं, चुनाव की जल्दबाजी क्यों? तेजस्वी। जी हां दोस्तों,
बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि विकास के मामले में बिहार फिसड्डी है। बिहार में कोरोना की स्थिति काफी भयावह है। सरकार ने भगवान के भरोसे लोगों को छोड़ दिया है। तेजस्वी ने कहा कि सीएम ने जांच कराई और 2 घंटे में उनका रिपोर्ट आ गया। हम चाहते हैं सबकी जांच वैसे ही हो। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग को बर्बाद कर दिया है। भारत सरकार ने इसकी पुष्टि की है। यूनिसेफ और एनएचएम की रिपोर्ट भी इस बात की पुष्टि करती है। चुनाव को लेकर तेजस्वी ने कहा कि क्या नीतीश कुमार लाभ करवाना चाहते हैं? किस बात की जल्दबाजी है? उन्हें क्या नीतीश कुमार को डर है कि राष्ट्रपति शासन में चुनाव हो जाएगा? नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि लोगों का इलाज नहीं हो रहा है और आप डिजिटल रैली कर रहे हैं। तेजस्वी ने आगे कहा कि इनसे कुछ नहीं होगा, हमें एक मौका दीजिए। अब तो कोरोना सीएम हाउस तक पहुंच चुका है। कोरोना ऐसी बीमारी है जिससे पूरा विश्व बीमार है। ऐसे समय में चुनाव की बात जरूरी नहीं है। हम लोग पहले ही कह चुके हैं। नीतीश कुमार को फिर चुनाव की इतनी जल्दबाजी क्यों है? उन्हें चुनाव के लिए ये सही समय नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमको भी चिंता है, मेरी माँ भी साथ रहती है। कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसके बेटे को कोरोना हो जाए, इसलिए सरकार को पूरा ध्यान इस पर लगाना चाहिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।